हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधु भल्ला। आज का जो मेरा टॉपिक है फ्यूल और कंबशन है। दिस इज ए कार्बन का जो थर्ड पार्ट था वो अपलोड कर रहे हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू करना चाहती हूँ जो मेरे वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, ठीक है, और नया कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है फ्यूल के बारे में है और कंबशन के बारे में है। सबसे पहले हम फ्यूल का डिस्कस करेंगे कि फ्यूल होता क्या है। जैसे आप फूड खाते हो, आप फूड जो है हमारी बॉडी में एक फ्यूल का काम करता है। ठीक है, जो हम फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करता है और ये हमें एनर्जी देता है। आप जो भी एक्टिविटी करते हो, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसी तरह जो फ्यूल है, ये सब फ्यूल का मतलब है सबसे पहले कि जो फ्यूल में सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था फायर का। आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब दो पत्थरों को आपस में रब किया गया तो वहां से चिंगारी निकली थी, तो वहां से फायर का इन्वेंशन हुआ। तो ये जो फायर थी ये सबसे बड़ी डिस्कवरी थी मैन की लाइफ में, जिसने लाइफ चेंज कर दी। ठीक है, तो जो फायर है, फायर हमें क्या देती है? एक तो हमें जो है, हम फायर की वजह से फूड को इजीली कुक कर पाते हैं। दूसरा है, फायर जो है वार्मस, मतलब कीप अस वार्म। तो कहने का मतलब है, अगर आपको पूछा जाए कि जो फायर है तो ये कौन सी डिस्कवरी है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है ह्यूमन लाइफ में, जिसने ह्यूमन की लाइफ को थोड़ा आसान कर दिया। ठीक है, अब देखो, जो फ्यूल है, अगर मैं फ्यूल को कैटेगराइज करूं तो मैं इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज करूंगी। एक पार्ट तो होगा कंबस्टेबल। कंबस्टेबल का मतलब होता है कि जो इजीली आग पकड़ पाता है, कंबस्टेबल। और नॉन कंबस्टेबल, ठीक है जी। कंबस्टेबल मतलब जो इजीली आग पकड़ ले, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कैच फायर। जहाँ पेपर, आप लिख सकते हो पेपर बर्न और कैच फायर इजीली। कैच फायर इजीली, जो आसानी से आग पकड़ ले वो कंबस्टेबल होता है। और वो सब्सटेंस जो आसानी से डू नॉट बर्न, ना तो वो बर्न होते हैं और ना ही वो जो है डू नॉट, और ना ही वो कैच फायर इजीली, इनको बोला जाता है कंबस्टेबल। अगर आपको इसके जो है एग्जाम्पल पूछे तो आप लिख सकते हो पेपर। यहाँ पे लिखोगे पेपर, एलपीजी जो आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस घर में यूज करते हो, कोल, और कई एग्जाम्पल आप अपनी लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, क्ले हो गया, सैंड हो गया, ग्लास हो गया, ये सारे नॉन कंबस्टेबल में आते हैं। स्टोन हो गया, तो यहाँ पे ये इजीली, ये जो है आग नहीं पकड़ते हैं। तो कहने का मतलब है, इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फ्यूल जो है कितने हिस्सों में डिवाइड है, तो आप कंबस्टेबल, नॉन कंबस्टेबल। अगर आपको इसकी डेफिनेशन पूछा है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर यही क्वेश्चन आपको डिफरेंस में आ जाए तो आप ऐसे लाइन लगा के इसको डिफरेंस में लिख सकते हो कि वो सब्सटेंस जो इजीली जो है फायर को कैच कर जाते हैं उनको बोला जाता है कंबस्टेबल, और जो इजीली कैच फायर नहीं करते उनको बोला जाता है नॉन कंबस्टेबल। और उसके बाद जो है, इसके एग्जाम्पल हैं पेपर, एलपीजी, कोल। और नॉन कंबस्टेबल के हैं क्ले, सैंड, ग्लास और स्टोन। उसके बाद आप लिख सकते हो, अब देखो जो कंबशन हुआ, सबसे पहले है टॉपिक कंबशन। कंबशन जो है एक केमिकल रिएक्शन है। जब किसी सब्सटेंस को रिएक्ट, कोई सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो वो बर्निंग की एग्जाम्पल है, बर्निंग। ओके जी, ये इसका आएगा। अब देखो, जब कंबशन हुई तो कंबशन होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अगर कंडीशंस जो है उसको कंबशन को सेटिस्फाई करेंगी तब जाके जो है कंबशन होता है। कंडीशन फॉर कंबशन। ठीक है, कंबशन कब होगा?
फर्स्ट है कि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंस होनी चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंस हो। सेकंड जो है कंबस्टेबल सब्सटेंस हो, ये तो है नहीं कि बिना कंबस्टेबल सब्सटेंस के जो है होगा, कंबस्टेबल सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरा है उसमें जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है, इग्निशन इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। कैसे, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, अब जैसे अभी लोहड़ी निकली है तो आपने वुड जलाया होगा, लकड़ियों को जलाया होगा, तो कई बार क्या करते हैं हम बीच में पेपर रख देते हैं, वुड के बीच में पेपर रख देते हैं, जहां उसके इग्निशन टेम्परेचर करने के लिए उसके ऊपर जो है ऑयल डाला जाता है, ताकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। तो कहने का मतलब है इग्निशन टेम्परेचर, तीनों चीजें जरूरी हैं कंबशन के लिए। अगर इसमें से एक भी चीज मिसिंग है तो कंबशन नहीं होगा। कंबशन कब होगा, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, कंबस्टेबल सब्सटेंस होगा, इग्निशन टेम्परेचर होगा उसका, तभी कंबशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो, अब जो फ्यूल है, फ्यूल को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। फ्यूल को डिवाइड कैसे करेंगे, और जैसे सॉलिड फ्यूल होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड फ्यूल होता है। अभी कंबस्टर और नॉन कंबस्टेबल सीखा था, अब इनके बारे में सीखेंगे, सॉलिड फ्यूल के बारे में, लिक्विड फ्यूल के बारे में, और गैसेस के बारे में। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सॉलिड की करूं तो वुड आ गया, वुड आ गया, कोल आ गया। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो, कैरोसिन लिख सकते हो जिससे आप फेमिलियर हो, पेट्रोल लिख सकते हो, डीजल लिख सकते हो। और अगर मैं गैसेस की बात करूं तो आजकल जो गैसेस हैं, एलपीजी ज्यादातर फेमस है, और सीएनजी, सीएनजी जो है व्हीकल चलाने में काम हेल्पफुल है, एलपीजी आप घरों में यूज करते हो। अब देखो जो फ्यूल हम ले रहे हैं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, इनका एक कैलोरीफिक वैल्यू होता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, मतलब जितने भी डिफरेंट फ्यूल्स हैं, जैसे मैं इनकी बात करूं, वुड और कोल, कैरोसिन, पेट्रोल और डीजल, इनका कैलोरीफिक वैल्यू डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट फ्यूल का डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू होगा। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल सबका एक जैसा नहीं होता। अब देखो डिफरेंट फ्यूल कह सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल रिलीज रिलीज डिफरेंट हीट। ये जो डिफरेंट हीट का मतलब है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट लिख सकते हो, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। मतलब अगर आपके पास कोई डिफरेंट फ्यूल है, अब जैसे वुड है, वुड की बात करूं, कोयले की बात करूं, तो ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। कैरोसिन, पेट्रोल, अब कैरोसिन से ज्यादा पेट्रोल और डीजल हीट प्रोड्यूस करता है। तो कहने का मतलब है डिफरेंट फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कम, अगर मान लो आपको कोई गिवन मास है, गिवन मास है, तो यहाँ पे अगर कंप्लीट जो है कंबशन होगा, तो वहां पे क्या होगा, ये आपको क्या देगा, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे जो क्लोरिफिक वैल्यू है, जो मैंने अभी इसकी बात करी, क्लोरिफिक वैल्यू, अगर आपको यूनिट लिखने को आ जाए, एसआई यूनिट, क्योंकि ये देखो बने किससे हैं, एनर्जी से, तो यूनिट आएंगे जूल पर किलोग्राम, पर किलोग्राम। क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, अगर क्लोर अगर आपको इसके एसआई यूनिट पूछा जाता है, सॉरी, यहाँ पे जूल पर किलोग्राम इसकी जो है वैल्यू आती है। अब अगर मैं बात करूं कि हायर यूनिट्स की बात करूं, हायर इसके अगर आपको हायर यूनिट लिखने हैं, हायर यूनिट्स, तो आप लिख सकते हो किलो जूल, किलो जूल्स पर किलोग्राम, पर किलोग्राम, ये इसके हायर यूनिट है, ठीक है। अगर आपको स्मॉलर यूनिट पूछा जाता है, स्मॉलर यूनिट्स, तो आप लिखोगे कैलोरीज पर ग्राम,
ये इसके यूनिट्स हैं। अब देखो, अगर मैं एंथ्रेसाइट की बात करूं तो वो आपको जो है वहां पे वैल्यू क्या मिलेगी, क्लोरिफिक वैल्यू उसकी 3250 से लेके 3400। कहने का मतलब डिफरेंट फ्यूल है तो वो डिफरेंट जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस करता है। अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो पेट्रोल जो है 48,000, ठीक है, वो क्लोरी पर ग्राम जो है प्रोड्यूस करेगा। और जो अल्कोहल है, आप अपनी बुक में टेबल चेक कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो इसको। मैंने सिर्फ यहाँ पे समझाने के मकसद से लिखा है 30,000, ये जो है क्लोरी पर ग्राम होता है इसका। अब देखो, अगर आपको पूछा जाए कि गुड फ्यूल की डेफिनेशन क्या है, कि व्हाट इज ए गुड फ्यूल, गुड फ्यूल किसको माना जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो है कि इजी टू स्टोर होना चाहिए, आप उसको इजीली स्टोर कर पाओ, ठीक है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह जो है, इजीली टू ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान हो जाए, ठीक है। थर्ड वैल्यू जो है उसकी आप लिख सकते हो कि इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए कि कोई भी इसको, जैसे ज्यादा एक्सपेंसिव होएगा तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो मतलब सबके लिए सेम होना चाहिए, नॉट एक्सपेंसिव। इजीली अवेलेबल होना चाहिए कि आसानी से मिल जाए, उसको गुड फ्यूल बोला जाता है। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, उसकी जो फ्यूल है उसकी हाई क्लोरिफिक वैल्यू होनी चाहिए, हाई क्लोरिफिक वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद है बर्न सेफली, जिसको आसानी से मतलब सेफली जो है जलाया जा सके, हार्मफुल ना हो, और उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, इज अबव द रूम टेम्परेचर। ये आप इसके करेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। अब देखो, अभी मैंने पीछे आपको एक ये वाला क्वेश्चन करवाया था फ्यूल वाला, ये देखो, अगर मैं इसमें लिक्विड, आपको लिक्विड के नाम, फ्यूल के नाम लिखने, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो आप इसमें चारकोल ऐड कर सकते हो, चारकोल ऐड कर दो। इसमें जो है कोल गैस, गैस में कोल गैस, और साथ में वाटर गैस ऐड कर सकते हो। वाटर गैस कब बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और साथ में बायोगैस, आप जो है इसको कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा आप जो है जैसे गुड फ्यूल की करेक्टरिस्टिक लिख ली, उसके बाद जो है आपको पूछा जा सकता है राइट द नेम ऑफ ऑक्साइड ऑफ कार्बन। कार्बन के दो ऑक्साइड्स हैं जिसमें हमने उसको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया है, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये दोनों ही किससे बने हैं, कार्बन से बने हैं, ठीक है। तो ये ऑक्साइड ऑफ कार्बन है तो इसको सी से लिखा जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है, और ये जो है नेचुरली जो है डज नॉट अकर नेचुरली। कहने का मतलब है ये ऑक्साइड ऑफ कार्बन है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन लिख सकते हो, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और ये जो है डज नॉट अकर, डज नॉट अकर नेचुरली, नेचुरली। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक पॉइजनस गैस है, हार्मफुल है, ये हमारे जो है ब्लड अगर मान लो हमारे अंदर चली जाती है तो ये हम वहां पे ऑक्सी होमोग्लोबिन जो है पैदा कर देती है, मतलब वहां पे ये रिएक्ट करके सफोकेशन पैदा करती है जिससे डेथ तक जो है पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब है जब हम वी इनहेल ऑक्सीजन टू कंबाइन विद होमोग्लोबिन, हमारे होमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगी तो ऑक्सी होमोग्लोबिन बनाती है, तो इट कैरी ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर मैं यही बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये वहां पे हमारे अगर होमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहती है, अगर मतलब अंदर चली जाती है, तो यहाँ पे क्या करती है, कार्बोक्सी 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 होमोग्लोबिन जो है
होमोग्लोबिन फॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से ये जो है हम वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, सफोकेशन का कारण बनती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पे कि इसका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कहने का मतलब है कि ये हमारे होमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सी होमोग्लोबिन बनाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर हमें पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से सफोकेशन से दम घुट जाता है। सिंपल सा एग्जांपल और देती हूँ। कभी भी अगर आप जहाँ पे गाड़ियां रखते हो, ठीक है, गैरेज जिसको बोला जाता है, कभी भी बंद गैरेज में, क्लोज गैरेज में कभी भी व्हीकल को, जैसे कार हो गया, कभी भी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, क्योंकि वहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से वहां पे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे होमोग्लोबिन से रिएक्ट करेगी तो वो कार्बोक्सी होमोग्लोबिन बनाती है। दूसरा कारण, कभी भी सर्दियों में कमरे में अंगीठी रख के नहीं सोना चाहिए। उसका रीजन क्या है, वहां पे भी कार्बोक्सी होमोग्लोबिन बनता है, तो ये जो है हमारे लिए इनहेल करना जो है सही नहीं होता। अगर आप इसको इनहेल करते हो तो आपके लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो है सफोकेशन से दम घुट जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी प्रेपरेशन की बात करूं, प्रेपरेशन, तो इसकी जो प्रेपरेशन होती है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जहां पे ऑक्सीजन कम होगी वहां पे ये जो है एयर कम होगी, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, तो वहां पे ये प्रोड्यूस होती है। जैसे कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करती है तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूं कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रिडक्शन का काम करता है, कार्बन जो है रिडक्शन का काम करेगा। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि ये पॉइजनस गैस है, ये मैं शुरू में ही बोल दिया आपको, दिस इज ए पॉइजनस गैस। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जब आप इसको हीट करोगे तो ये कॉपर को अलग करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर देती है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप हीट करते हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगी। ठीक है, अब देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यहाँ पे मेटल की एक्सट्रैक्शन होती है, वहां पे भी इसका रोल होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में वर्क करती है। कैसे, यहाँ पे जो है फेरिक ऑक्साइड, जो है आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आयरन को अलग कर देती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, अब सबसे पहले है जो मैं अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूंगी कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है। दूसरा ऑक्साइड ऑफ कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि ये नॉन स्पॉटर है, कभी भी कंबशन में हेल्पफुल नहीं है। आपने देखा होगा, इसी वजह से फायर एक्सटिंग्विशर इसी वजह से बनाए जाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब जहां पे आग लगी हो तो वहां पे इसका छिड़काव किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये जो है वाइटल गैस है। एयर के अंदर जो इसका रोल है वो सिर्फ 0.03% है। ये फोटोसिंथेसिस में काम आती है, पौधे अपना भोजन इसी से तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है। दूसरा है कि ये एक सिंपल कंपाउंड है। सिंपल कंपाउंड मतलब कार्बन का एक पार्ट है, ऑक्सीजन के दो पार्ट है, मतलब 1 एटम ऑफ कार्बन प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस है और पानी के अंदर सोलुबल है, सोलुबल इन वाटर, सोलुबल इन वाटर, सोलुबल इन वाटर। और इसकी जो डेंसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की, आप लिख सकते हो 1.98 kg मीटर पर क्यूब। यहाँ ये क्या है इसकी डेंसिटी। अगर आपको ये सारे 1 मार्क्स में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 216.6
के अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो आप लिख सकते हो 194.7 के। आगे है कैन बी solidify अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे इसको जो है सॉलिड किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जहां इसका दूसरा नाम है ड्राई आइस। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज ए ड्राई आइस, तो आप कहोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी सॉलिडिफाई अंडर हाई प्रेशर, दैट इज कॉल्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है जी। अब इतना करने के बाद ये तो इसकी प्रॉपर्टी थी। अब सबसे पहले हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि डिफरेंट मेटल नॉन मेटल के साथ ये क्या रिएक्शन दिखाती है, क्योंकि ये अलग अलग कैरेक्टर शो करेगी यहाँ पे। सबसे पहले है कि अगर मैं बात करूं कि ये जो है उसके साथ रिएक्ट करेगी, ये देखो, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो सबसे पहले है कि जो अगर लेबोरेटरी प्रेपरेशन की बात करूं, लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पहले लेबोरेटरी की बात कर लेते हैं। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को, जिसको हम मार्बल बोलते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह जब सोडियम कार्बोनेट को आप जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हो तो ये सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रो वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये दो रिएक्शंस हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपको पूछा जा सकता है कि लेबोरेटरी, यहाँ पे वाटर आएगा भी H2O। ठीक है, ये इसकी लेबोरेटरी प्रेपरेशन है। जब लेबोरेटरी प्रेपरेशन में इसको करते हो तो यहाँ पे है कि कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड इन द लेबोरेटरी प्रेपरेशन बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा मेथड यूज किया जाता है? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ठीक है, यहां तक आगे। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि ये डिफरेंट, जैसे बेसिस के साथ रिएक्ट करेगी तो रिएक्शन विद बेसिस, अगर बेसिस के साथ इसका रिएक्ट हो तो ये क्या फॉर्मेशन करती है। अब देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस, तो ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है, साथ में वाटर फॉर्म करेगा। सेकंड है, अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये पोटेशियम कार्बोनेट बनाएगा, साथ में वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, ये तो इसका बेस के साथ रिएक्शन हो गया। सेकंड है, अगर ये जो है रिएक्ट करती है रिएक्शन विद लाइम वाटर के साथ अगर इसका रिएक्शन हो तो क्या बनाएगा। सबसे पहले है, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर ये सोल्यूशन फॉर्म करेगी। यहाँ पे जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए और ये लाइम वाटर है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो अब देखो इसका क्वेश्चन कैसा आएगा कि व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस passes through लाइम वाटर। अगर हम लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते तो क्या होगा। तो ये रिएक्शन तो आप यही लिखोगे, तो आप लिखोगे कि ये लाइम वाटर को दूधिया कर देती है, मिल्की कर देती है। तो कहने का मतलब इट लाइम वाटर, मतलब जहां आप लिख सकते हो लाइम वाटर टर्न मिल्की, वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए, एक तो ये क्वेश्चन था कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस
passes through lime water, तो what will happen? तो आप लिखोगे lime water turned milky। सेकंड क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है कि अगर आप सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में से अगर आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो क्या होता है? एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पासिस, तो व्हाट विल हैपन? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या लिखोगे? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये रिएक्शन लिख रही हूँ, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये बना कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो वह कैल्शियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे बना। मतलब ये जो है कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन पूछा कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जब आप पास करते हो तो व्हाट विल हैपन, तो आप लिखोगे सोल्यूशन टर्न कलरलेस, तो वो वापस कलरलेस हो जाता है, ठीक है। और साथ में ये रिएक्शन लिख देना। तो ये जो है, ये दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ इसका क्या रिएक्शन होगा? जब वाटर जो है रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये कार्बोनिक एसिड जो है फॉर्म करता है, ठीक है। ये कार्बोनिक एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को टर्न, ब्लू लिटमस पेपर लोगे तो उसको जो है ये पर्पलिश रेड कर लेता है, ठीक है, रेड। और ये कार्बोनिक एसिड जो बना, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड में आता है, दिस इज कॉल्ड वीक एसिड, ठीक है। अब देखो, जब यही कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है मेटल के साथ, रिएक्शन विद मेटल, तो क्या होगा? अब अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा साथ में कार्बन, ठीक है। अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन करूं, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, साथ में हीट प्रोड्यूस करती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में जब हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट देते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाती है, कार्बन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। इसी तरह अगर मैं रिएक्शन विद नॉन मेटल, कि अगर नॉन मेटल के साथ ये रिएक्ट करेगी तो क्या होगा? मेटल ऑक्साइड, सॉरी नॉन मेटल नहीं, मेटल ऑक्साइड, तो आप लिख सकते हो सोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करेगी। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है जी। इसके अलावा जब ये रिएक्शन करती है नॉन मेटल के अंदर विद नॉन मेटल, तो व्हाट विल हैपन, तो आप लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन दैट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फॉर्म करती है। होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अभी तक मैंने जितना बताया, जितना था इसके अंदर, तो वो मैंने सारा कुछ कवर किया है। ये थर्ड पार्ट में ही सारा कंप्लीट हो जाता है, तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इसी के नोट्स बनाओ, नोट्स बना के इसी को रिवाइज करो। जब आप रिवाइज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने मेरे वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो विद फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि वो भी आपकी तरह नॉलेज एक्वायर कर सके, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो हाइड्रोजन का लास्ट पार्ट है, जो सेकंड पार्ट, उसमें मैं हाइड्रोजन का सेकंड पार्ट कवर करूंगी, ठीक है। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप इससे नॉलेज गेन करो, फिर मैं जो है नया चैप्टर लेके आऊंगी। थैंक यू वेरी मच।